स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था किस तरह से बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के पश्चात जो भारत के मुगल बादशाह थे वह सीधे एक तरह से पैसा पाने लगे अंग्रेजों से। वह कुछ कर नहीं पाए क्योंकि अंग्रेजों ने सम्मिलित सेना को हरा दिया था। किसकी? मीर कासिम और क्या बोलते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना को। अब भारत में उनका कोई टक्कर देने वाला नहीं था इस लेवल का। अब हुआ क्या? उसमें हम लोगों ने इलाहाबाद की संधि पढ़ी थी। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले, मतलब 26 लाख रुपए सालाना वो देंगे किसको? शाह आलम द्वितीय को। और इसके बदले उन लोगों ने बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। चूंकि बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों था, उसका दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो जरा समझिए कि दीवानी क्या होता है। दो तरीके के अधिकारी होते थे मुगल शासन में। दो तरीके के अधिकारी होते थे, उनका काम होता था। एक होता था निजामत का, निजामत। दूसरा होता था दीवानी अधिकार। दीवानी दीवानी अधिकार मतलब कर वसूलना। कर वसूलना, छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए अगर कुछ फैसला सुनाना है, कोर्ट टाइप का लगाना, ये सब दीवानी में होता था। जैसे कोर्ट वगैरह वाला आज भी होता है ना, आपके जो दीवानी कचहरी वाले में इस तरीके से वहां पे। निजामत का मतलब ये था कि कानून व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी। कानून व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, तमाम सारी चीजें किसके अंतर्गत आती थी? निजामत के अंतर्गत। अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार ले लिया था। कहाँ का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का। किससे लिया था? भारत के मुगल बादशाह से। किसने? अंग्रेजों ने। और जो नजमुद्दौला था, कौन? बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला। क्योंकि इसको अंग्रेजों ने ही बनाया था, तो अंग्रेजों ने कहा कि सुनो, तुम अबोध हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये कानून व्यवस्था तुम संभाल नहीं पाओगे। और वो कैसे कहता कि नहीं नहीं हम संभाल लेंगे? कह तो पाया नहीं, तो कहा कि ये हम संभालेंगे और इसके बदले तुम 53 लाख रुपया हमें दोगे। मतलब इसी से 53 लाख रुपया अलग से लेने लगे वार्षिक। और यहां से तो 26 लाख ये देना था किसको? किसको देना था? भारत के बादशाह को। ले लिए सब। अब देखिए हुआ क्या। अभी तक तो कुछ कुछ जिले उनको मिल रहे थे। अब बंगाल का पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र, जिसमें बंगाल वर्तमान का, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये सब उनके अंडर में आ गया। और यहाँ का दीवानी का मतलब इस पूरे क्षेत्र में जितनी भी भू राजस्व की राशि थी ये उनकी थी। यहाँ से जितना भी फसलों से या किसी भी अन्य माध्यम से जो टैक्स आता था ये उनका हो गया। किसका? कंपनी का। यही कारण था। अभी और भी हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इसका फिर क्या परिणाम हुआ। दूसरा, निजामत का अधिकार जब ले लिए सब, निजामत का अधिकार जब इन लोगों ने ले लिया बंगाल के नवाब से। निजामत का उन्होंने अधिकार किससे लिया? बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से। ठीक, ये दोनों ले लिया। अब कानून व्यवस्था भी चलाना था। यहां पर उन लोगों ने एक बहुत होशियारी की। क्या किया? सब वहां की जनता जानती है कि वहां का नवाब कौन है? नजमुद्दौला। मतलब कुछ भी हो रहा है इसके सुपरविजन में हो रहा है, जनता ये जानती है। लेकिन असली पावर किसके पास था? असली शक्तियां किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। अंग्रेज कर भी वसूलवाते थे लेकिन अपने नहीं जाते थे, वो भारतीयों से वसूलवाते थे। जैसे एक का नाम था जो बिहार में जिससे वसूलवाते थे, उनका नाम था सिताब राय। क्या नाम था? राजा सिताब राय थे। और दूसरे थे मोहम्मद रजा खां। दूसरे थे मोहम्मद रजा खां। इनसे ये लोग क्या करते थे? कर वसूलवाते थे। और ये लोग डायरेक्ट तो जाके वसूलेंगे नहीं, तो उन्होंने जमींदारों को बुलाया और अंग्रेजों के साथ मीटिंग करवाई। अंग्रेज कहे कि तुम जितना कर वसूल सकते हो जनता से उतना कर वसूल कर हम हमें दो, हम तुम्हें उसके बदले पुरस्कार देंगे।
अब वहां के लोगों को, जमींदारों को लगता था कि बताओ, हमें इतने बड़े शक्ति का हमारे ऊपर हाथ है, तो हम तो वसूलेंगे ही। अब वो अंग्रेज बहुत ज्यादा वसूलने लगे कर। किससे? किसानों से। किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई, क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि उर्वरक चीजें, ये सब चीजें मिलती थी। लोग प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे। तो फसल बहुत अच्छी हो ना हो, ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता था, है ना। तो इतना ज्यादा उपज भी नहीं होती थी, और उसका भी आप अधिकतर हिस्सा आप ले लेंगे तो लोग खाएंगे क्या? दूसरा, निजामत, कानून व्यवस्था। कुछ भी हो रहा है, दंगा फसाद, तमाम सारी चीजें कुछ भी हो रही हैं, ये कंट्रोल करने का पावर किसके पास था? अंग्रेजों का। लेकिन वो अपने नहीं करते थे, वो भारतीयों को ही लगा देते थे, और उनको सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे देते थे कि तुम्हें कुछ करना नहीं है। जैसे आज के समय में आप लोग देखे होंगे कि कहीं कुछ बहुत ही इंटेंस माहौल चल रहा है, लग रहा है कि झगड़ा हो जाएगा, है ना। पुलिस को कई बार इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ऊपर से कि आपको वहां पे लाठी चार्ज नहीं करना है। अब इसमें डीएम एसपी क्या करेंगे बेचारे? उनको सीधे सीधे ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो मूक दर्शक बन के रह जाती है ना। और वहां पे दंगा फसाद कई जगह पर हो जाता है, कुछ जगह पर वो लोग एक्शन ले लेते हैं। ऐसे ही वहां पर उनको सीधे सीधे अंग्रेजों के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि आपको कुछ करना नहीं है, बस देखो। तो कानून व्यवस्था भी बहुत बेकार हो गई थी। अब चूंकि जो जहां पर था, समझिए वो वहीं पर खाना चालू कर दिया पैसे। चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, हर जगह से लोग पैसे खाना स्टार्ट कर दिए। अब इसका एक दुष्परिणाम हुआ। क्या हुआ कि जो कल कारखाने थे, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, जो हाथों के द्वारा बनाई जाने वाली, जो कपड़े पे वाली चीजें थी या कुछ भी और ऐसी चीजें, जो कल कारखाने थे, धीरे 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 वो नुकसान में जाने लगे। क्यों नुकसान में जाने लगे? क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो पर्सनल लेवल पे व्यापार करने लगे। यहां से कपड़े उठाते और भेजते थे बाहर, यहां से बाहर भेजने लगे। अब होता क्या था, उनको पूरा कॉस्ट भी नहीं देते थे। जैसे मान के चलिए कि कोई कोई कपड़ा है ना, वो 100 रुपए का आ रहा है, उसकी लागत ही 100 रुपए है, तो भाई 110-15 कुछ तो लेगा बनाने वाला, ताकि 10-15 रुपए उसके प्रॉफिट में आए। तो वो क्या करे, अपने घर भर चलाएगा उससे। वो उतना भी नहीं देते थे। आगे हम लोग, एक पूरा टॉपिक है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, उसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि वहां के मजदूरों ने अपने अंगूठे काट लिए। ठीक, इसलिए ताकि वो उनसे अंग्रेज जबरदस्ती काम ना करवाए। जैसे कोई मना करता था उसको पीटते भी थे सब, वहीं के लोगों से कहते थे कि भाई हमें तो ये सामान चाहिए, तुम कम पैसे में ले आओ। तो वो लोग भी ये सब काम धंधा छोड़ के बेरोजगार हो गए, और फसल उतनी अच्छी हो नहीं रही। फसल उतनी अच्छी नहीं हो रही है, उस समय अकाल भी पड़ गया। मतलब 1770 में एक अकाल पड़ा, जिसमें कहा जाता है कि 1 करोड़ लोग उस समय बंगाल में मारे गए थे। अभी भी वो कम लग रहा होगा, तो इस हिसाब से समझिए उस समय पूरी बंगाल की सम्मिलित जनसंख्या ही 3 करोड़ थी, और उसके 1/3 लोग भूखमरी के कारण मर गए। 1 करोड़ लोग मर गए भूखमरी के कारण, है ना। और ये हाल हो गया। अब यहां से क्या करने लगे, यहाँ की धन संपदा जितना हो सकता था उन लोगों ने लूटना चालू कर दिया। पहले वो लोग खुद पैसा अपना ले आते थे और यहां से सामान खरीद कर ले जाते थे। अब यहीं के पैसे से यहीं पे सामान खरीदने लगे। कई बार खरीदते भी नहीं थे, ऐसे सामान ले लेते थे और वो अपने देश भेजने लगे। इस तरह से भारत से धन की निकासी भी करने लगे। ठीक, तो ये सब चीजें, और इससे क्या हो गया, कहा गया कि ब्रिटेन में लगभग ये सब काम करने के बाद कम से कम सालाना 30 लाख पाउंड, 30 लाख पाउंड कंपनी के वेल्थ में इजाफा हुआ। समझिए कितनी बड़ी राशि थी उस समय, 30 लाख पाउंड। इतना उनको प्रतिवर्ष इनको मुनाफा होने लगा। कहा जाता है द्वैध, इसीलिए इसको कहा जाता है कि सारा लूट खसोट कौन करता था? अंग्रेज करवाते थे यहीं के लोगों से, और जिम्मेदारी किस पर लगाते थे? नजमुद्दौला, वहां के नवाब कहते थे सब कि अरे बताओ ऐसा है, इसको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। जैसे चूंकि नजमुद्दौला दबाव में था, पूरा खबर ये थी, वहां पर फैली थी कि ये सब कुछ नवाब करवा रहा है, सारा पैसा धन की उगाही जितना
कर वसूलना, ये सब कुछ नवाब करवा रहा है। और नवाब को कुछ पता भी था तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको पता था कि या तो अंग्रेज मार देंगे या हमको हटा देंगे, है ना। तो ये सब चीजें होने लगी। अब इसका बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हुआ। तो इस ठीक वही कहा जा रहा था कि दो लोगों का इस तरह से शासन चलने लगा। उत्तरदायित्व तो किसके पास था, जवाबदेहिता किसके पास थी, वहां के नवाब के पास। कुछ गलत हो रहा है तो लोग किसको गलत ठहराएंगे, नवाब को। लेकिन कर कौन रहा था, अंग्रेज। शासन कौन चला रहा था, अंग्रेज। दो लोगों का शासन था। इसको दोहरा शासन भी कहा जाता है, द्वैध शासन कहा जाता है, दो सरकारों का शासन कहा जाता है, डायरकी कहा जाता है, ये सब चीजें कहा जाता है इसको, इसलिए इसका नाम पड़ा। अब बाद में वारेन हेस्टिंग्स आया, ठीक। उसने आकर 1772 में जब देखा ये सब चीजें, ये सब चालू हुआ 1765 में इलाहाबाद की संधि के पश्चात, और 1772 तक चला। उसके बाद से आया हेस्टिंग्स, और उसने इस द्वैध जो शासन है इसको समाप्त कर दिया। क्योंकि उसने देखा किस तरीके से यहाँ पर लूट खसोट मचाई जा रही है। इवन कर्नवालिस ने तो वहां के संसद में जाकर बोला था, कहा था कि मैंने दुनिया में इतना भ्रष्ट शासन जितना कंपनी ने किया है, इतना भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, इतना हमने कहीं नहीं देखा। ये उन्हीं का, समझिए, ब्रिटेन का ही आया हुआ कार्नवालिस कह रहा है वहां की संसद में जाकर कि कंपनी इतना ज्यादा वहां पर अराजकता फैला दी है कि इतना तो मैंने देखा ही नहीं था। लोगों को ऐसे ही पकड़ के पीट दिया जाता था, कानून व्यवस्था एकदम लचर थी, बाकी दयनीय स्थिति भुखमरी तो थी ही, किसानों की हालत बेकार, हस्तकरघा उद्योग पतन होने लगा उनका, है ना। बाकी जो कल कारखाने थे वो बंद हो गए। ऊपर से यहाँ से जो कुछ कुछ बना पा रहे थे, जो बहुत धनाढ़ वर्ग के लोग थे, जो कुछ अपना इंडस्ट्री का सामान बना पा रहे थे, उनको वहां पे एक्सपोर्ट मतलब भेजने पे टैक्स लगा दिया बहुत ज्यादा, कि इनका सामान इतना महंगा हो जाए कि ब्रिटेन में बिके ही ना, या तो वो लोग बेचे ही ना। तो ये सब कारण हो गए, और इन सब की वजह से उनके जो सामान, क्या बोलते हैं, जो बनाते भी थे वो भी नहीं बिकते थे। तो दोहरा शासन ये था। कुल मिला जुलाकर इस शासन में जवाबदेहिता जो कि नजमुद्दौला या बंगाल के नवाब के पास थी, और बाकी लेकिन पूरी शक्ति जो मुखौटा उसके पीछे हाथ किसका था, अंग्रेजों का, इसलिए इसको दोहरा शासन कहा जाता है। फिर नजमुद्दौला के बाद से आता है सैफुद्दौला, और फिर उसके बाद से आता है मुबारकुद्दौला। सैफुद्दौला, फिर मुबारक उद्दौला। यहां तक आते आते कहे सब कि बेटा तुमको रहना है जाना है, कहा कि जो आप कहें। कहे सब कि ठीक है, हम आपको पेंशन देंगे, आप जाइए एंजॉय करिए। कहा ठीक। बस इसके बाद से उन लोगों ने पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। डायरेक्ट नहीं लिया, शुरू में नहीं लिया। शुरू में लेते ही 5-7 साल बहुत होते हैं। पहले वहां के लोगों में वहां के नवाबों के प्रति नफरत फैलाई कि ये सारा जो लूट खसोट हो रहा है कौन कर रहा है, वहां का नवाब। अब लोग उससे घृणा करने लगे। फिर कहा अब हम संभालेंगे, और समझिए अंग्रेजों की चालाकी। फिर उसके बाद से अंग्रेजों ने उस पूरे सत्ता को फिर संभालना चालू किया। फिर 1773 में आता है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना देता है ना, और पूरी सत्ता डायरेक्टली अपने हाथों में ले लेता है। तो ये था द्वैध शासन। अब आगे की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।